गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के फर्स्ट लेसन का नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रेमचंद्र का कहानी है। आइए देखते हैं प्रेमचंद्र के जीवन परिचय को। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में पाई। मैट्रिक करने के बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे। फिर उन्होंने स्वाध्याय करके बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे सरकारी नौकरियों में भी रहे, परंतु असहयोग आंदोलन के समय नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य में ही लग गए। प्रेमचंद्र ने अपना लेखन कार्य उर्दू में नवाब राय के नाम से आरंभ किया। बाद में वे हिंदी में लिखने लगे। उनकी पहली कहानी सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका जीवन परिचय है। प्रेमचंद्र जो थे, उनका जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। और जो उनका मूल नाम था, जैसे गांव का नाम था या उनका दूसरा नाम था, वो धनपत राय था। वे जो अपनी शुरू की शिक्षा, जो पढ़ाई चालू किए थे, वो वाराणसी में किए थे। मैट्रिक करने के बाद अब वे अध्यापन कार्य करने लगे, मतलब वे पढ़ाने लगे। और फिर वे स्वाध्याय करके बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और वे स्वाध्याय करने के बाद बीए की भी परीक्षा दी है। और वे सरकारी नौकरी में नहीं, वे सरकारी नौकरी में भी रहे। जो वे थे, वो सरकारी नौकरी भी किए थे, परंतु असहयोग आंदोलन के समय नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, यानी नौकरी को रिजाइन कर दिया, उसको त्याग दिया और लेखन कार्य में लगे और लिखने के कार्य में लग गए। प्रेमचंद्र ने अपना लेखन कार्य उर्दू में नवाब राय के नाम से आरंभ किया। और जो वे उर्दू में लिखे, वे नवाब राय के नाम से आरंभ किया। बाद में वो हिंदी में लिखने लगे। और जो किया बाद था, उसमें वे हिंदी में लिख रहे थे। उनकी पहली कहानी थी, वो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। आइए उनकी रचनाओं को देखते हैं। कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में, गुप्त धन 2 भाग। देखिए, उन्होंने कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में किया और गुप्त धन 2 भागों में। उपन्यास सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मलाग, बंद गोदान, प्रेमाश्रम। उनका नाटक था करबला संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध संग्रह था विविध प्रसंग 3 खंडों में। कुछ विचार, संपादन कार्य, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। और उनकी शिल्पगत विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में किसानों, दलितों एवं नारियों की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में साहित्य कार्य समाज की भावना को गिराता नहीं, इसका निर्माण करता है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना को अपनी कृतियों में स्थान दिया। कथा संगठन एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। प्रेमचंद्र की रचनाओं की भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। उसमें उर्दू की स्वच्छता, गति और मुहावरों की संस्कृत के साथ भावामी पदावली का सुंदर प्रयोग है। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों से हिंदी को लोकप्रिय बनाया। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई है। प्रेमचंद्र उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता तथा तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों से स्थान दिया। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सरोबार है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न 1 है, वो है ईदगाह कहानी में उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, देख सकते हैं। इस प्रसंग में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। जो इस प्रसंग में ईद का अवसर पर ग्रामीण का परिवेश जो है, ये इस प्रकार प्रकट होता है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लिखेंगे, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ललिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी
पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। इन्हीं गृहवासियों की चिंताओं से क्या परियोजना सेवाओं के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, उनकी बाला से ये तो सेवैया खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी क्याम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चिंतवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसका आंसर होगा जीवन में आशा का प्रकाश सदैव फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें निराशा के छड़ों से बाहर ले जाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती है। जो व्यक्ति निराशावादी है वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह हार मान जाता है और लड़ना छोड़ देता है। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया है वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत रंग अवश्य दिखाएगी। बस यही आशावादी सोच उसे बाहर निकाल लेती है और वह जीवन में निरंतर प्रेरणा स्रोत पाता है। हामिद के माता पिता उसके संग नहीं हैं। उसके पास यह आशा है कि एक दिन उसके माता पिता अवश्य लौट कर आएंगे। यही किरण उसे सदैव प्रश्न रखे हुए है। वह अभावों की ज़िंदगी जी रहा है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि एक दिन उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उसका यही विश्वास व्यक्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश करता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल इतना ही। आप लोग इसे ज़रूर रिमेंबर करें, स्क्रीनशॉट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आई विल रिक्वेस्ट टू यू रिमेंबर दिस।